क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका को ग्लोबल फोर्ट्रेस बनाना चाहते हैं? 19 देशों पर लगाया गया वीजा बैन पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है और जिन देशों पर यह बैन लगा है वो केवल आतंक प्रभावित नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। इसी बीच चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधरने लगे हैं, जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। अब सवाल हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या अमेरिका अब फिर से ट्रैवल बैन की राजनीति करेगा? क्या चीन और अमेरिका दोस्त बन सकते हैं या ये सिर्फ दिखावा है? क्या जापान का स्पेस मिशन फेल होना महज एक टेक्निकल एरर है या इससे बड़ा संकट है? रूस का यूक्रेन पर बढ़ता दबाव क्या नए युद्ध की शुरुआत है? और भारत में बकरीद की छुट्टी को लेकर अफवाह कैसे वायरल हुई? हर देश की अपडेट है, नई, ठोस और धमाकेदार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और साथ ही ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आप रहे दूसरों से एक कदम आगे। तो चलिए शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 देशों पर नया यात्रा प्रतिबंध लागू किया है, जिसमें 12 देशों पर पूर्ण प्रतिबंध और 7 देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और वीजा ओवरस्टे को देखते हुए लिया गया है। अफगानिस्तान, ईरान, यमन और सोमालिया जैसे देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर फोन पर संवाद हुआ, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की संभावना बनी है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम करने की दिशा में बड़ा संकेत मिला है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आपसी व्यापार विवाद, दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति और सीमा पार निवेश सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सीधा संवाद किया। बातचीत को रचनात्मक बताया गया है और शी जिनपिंग ने अमेरिका के प्रस्तावित दौरे के प्रति सकारात्मक संकेत दिए हैं। इस कूटनीतिक पहल को वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रूस ने यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्रों और राजधानी कीव पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने कुछ हमलों को नाकाम किया, लेकिन कई ड्रोन मलबा बनकर रिहायशी इलाकों पर गिरे, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। चर्निहिव शहर में 4 नागरिकों की मौत और कई घायल होने की पुष्टि हुई है। यूक्रेन ने रूस पर और कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की मांग की है। सोशल मीडिया पर गलत सूचना के कारण कई जगह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई कि आज बकरीद की छुट्टी है, जबकि केंद्र सरकार और आरबीआई की सूची के अनुसार आज कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ईद उल अजहा की छुट्टी अलग अलग राज्यों में अगले दिन मानी जाएगी। पीआईबी और मंत्रालयों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जापानी प्राइवेट स्पेस कंपनी आईस्पेस का दूसरा चंद्र मिशन असफल रहा है। लैंडिंग प्रक्रिया के अंतिम चरण में रोवर का सिग्नल टूट गया और उसका क्रैश होना लगभग तय माना जा रहा है। जापान के अंतरिक्ष समुदाय के लिए यह लगातार दूसरी विफलता है, जिससे भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। कंपनी अब जैक्सा और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से तकनीकी मदद लेने की दिशा में विचार कर रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन संकट और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा हुई। मर्ज ने ट्रंप को बताया कि जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनियां अमेरिका में लगभग 4 लाख वाहन उत्पादन करती हैं, जो जर्मनी में उत्पादन संख्या के बराबर है। इसके अलावा जर्मनी और ऑस्ट्रिया में सैल्मोनेला संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है, जिससे 60 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने स्कॉटलैंड में एक उपचुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल की है, जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। इसके अलावा लंदन गैलरी वीकेंड की शुरुआत हुई है, जिसमें 126 से अधिक कला प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं, जो कला प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। फ्रांस में डी डे की 81वीं वर्षगांठ के अवसर पर नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों और अन्य लोगों ने एकत्र होकर समारोह में भाग लिया। इसके अलावा फ्रांसीसी समानता मंत्री ऑनरोर बर्जे ने बड़े तकनीकी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है, जिससे डिजिटल मंत्रालय में हलचल मच गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ और मर्कोसुर के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का आग्रह किया। इसके अलावा ब्राजील की फुटबॉल टीम ने विश्व कप क्वालिफायर में इक्वाडोर के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेला, जो कोच कार्लो एंसेलोटी के नेतृत्व में उनका पहला मैच था। कनाडा सरकार अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाए जाने के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनकी सरकार इस पर निर्णय लेने के लिए थोड़ा समय ले रही है। इसके अलावा कनाडा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष अनुसंधान में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। इटली में आगामी सप्ताहांत में 5 प्रमुख जनमत संग्रह आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 4 श्रम अधिकारों और एक नागरिकता कानून से संबंधित हैं। हालांकि
मतदान में कम भागीदारी की आशंका है, जिससे इन जनमत संग्रहों की वैधता पर प्रश्न उठ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पोम्पेई पुरातत्व स्थल पर एक हल्के भूकंप के कारण एक दीवार और एक वॉल्ट का आंशिक पतन हुआ है, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल की संरचना को नुकसान पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया में आज नेशनल डोनट डे मनाया जा रहा है, जिसके अवसर पर क्रिस्पी क्रीम ने देश भर में 1 लाख मुफ्त डोनट्स वितरित किए हैं। इसके अलावा रियो टिंटो और बाओबू ने पिलबारा क्षेत्र में वेस्टर्न रेंज आयरन ओर खदान का उद्घाटन किया है, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रालय ने अमेरिका के साथ विदेशी मुद्रा नीतियों पर संवाद को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक समझ और विश्वास बढ़ाया जा सके। इसके अलावा च्योनान शहर में के कल्चर एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिसमें कोरियाई संगीत, फैशन, भोजन और तकनीक की विविधता को प्रदर्शित किया जा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने पश्चिमी देशों पर रूस यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा इस्तांबुल में यूरोपीय माइक्रोमोबिलिटी ब्रांड नेवी ने अपने ई स्कूटर लॉन्च किए हैं, जिससे शहरी परिवहन में नवाचार की उम्मीद है। सऊदी अरब में आज हज का प्रमुख अनुष्ठान शैतान को पत्थर मारना यानी स्टोनिंग ऑफ द डेविल संपन्न हुआ, जिसमें 16 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भाग लिया। यह अनुष्ठान मिना घाटी में स्थित 3 स्तंभों पर पत्थर फेंककर किया जाता है, जो बुराई के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ईद उल अधा का उत्सव भी शुरू हो गया है, जिसे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बेरूत उपनगरों में हवाई हमले किए, जिससे हजारों लोग अपने घरों से पलायन कर गए। इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने 4 स्थानों पर निकासी की चेतावनी जारी की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि इजराइल ने गजा में हमास विरोधी एक सशस्त्र समूह को हथियार प्रदान किए हैं, और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के 4 न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो इजराइल के खिलाफ जांच कर रहे थे। स्पेन ने UEFA नेशंस लीग के सेमीफाइनल में फ्रांस को 5-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जहां उनका मुकाबला पुर्तगाल से होगा। इसके अलावा स्पेन और जॉर्डन ने एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देशों ने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के समर्थन की पुष्टि की है। इंडोनेशिया सरकार ने यात्रियों द्वारा लाए गए व्यक्तिगत सामानों पर आयकर यानी PPH को समाप्त कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रक्रिया अब और भी सरल हो गई है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की सदस्यता के लिए अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे देश की वैश्विक आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। स्वीडन ने 6 साल के अंतराल के बाद स्टॉकहोम फैशन वीक का आयोजन किया, जिसमें उभरते डिजाइनरों ने विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फैशन प्रस्तुत किया। इसके अलावा स्वीडन ने अपने नौसेना के विस्बी कार्वेट्स के लिए सॉब कंपनी से सी सेप्टर एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति का अनुबंध किया है, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। नीदरलैंड्स में आज राष्ट्रीय रेलवे कंपनी NS के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पूरे देश में ट्रेन सेवाएं बाधित हैं। इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हाल ही में सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री डिक स्कोफ संसद से रक्षा नीतियों के लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड को अमेरिकी वित्त विभाग ने अपनी मुद्रा निगरानी सूची में शामिल किया है, हालांकि उसे मुद्रा हेरफेरकर्ता नहीं घोषित किया गया है। यह निर्णय स्विस फ्रैंक की हालिया गतिविधियों और व्यापार अधिशेष के आधार पर लिया गया है। ईरान ने चीन से बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण के लिए आवश्यक हजारों टन सामग्री का ऑर्डर दिया है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं में वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि देश का परमाणु कार्यक्रम बमबारी से समाप्त नहीं किया जा सकता, और उन्होंने सैन्य हमलों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने 2.8 ट्रिलियन रैंड के बुनियादी ढांचा विकास योजना की घोषणा की है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही एक शक्तिशाली मौसम प्रणाली के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बर्फबारी, तेज हवाएं और भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मिस्र में आज ईद अल अधा का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें देश भर में विशेष नमाज और कुर्बानी के आयोजन हो रहे हैं। इसके अलावा मिस्र की नौसेना ने अलेक्जेंड्रिया शिपयार्ड द्वारा निर्मित पहला स्थानीय एजिमुथ टग बोट प्राप्त किया है, जिससे देश की समुद्री क्षमताओं में वृद्धि होगी। सिंगापुर स्थित TOPPN सिक्योरिटी ने थाईलैंड की स्मार्ट कार्ड समाधान प्रदाता कंपनी डीज कार्ड का अधिग्रहण किया है, जिससे क्षेत्रीय डिजिटल भुगतान समाधानों में विस्तार की संभावना है। इसके अलावा पूर्व परिवहन मंत्री S. ईश्वरन ने अपनी सजा पूरी कर ली है और अब वे जेल हिरासत में नहीं हैं।
पाकिस्तान में आज से ईद उल अजहा की 4 दिवसीय छुट्टियां शुरू हो गई हैं, जो 6 जून से 9 जून तक चलेंगी। इसके अलावा कराची में धारा 144 लागू की गई है, जिससे सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।